ये बिजनेस है किसके लिए? जिसकी आय कम है और जरूरत ज्यादा है, या आय ठीक ठाक है लेकिन सपने बड़े हैं, उनके लिए है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉपर एथिक्स, वैल्यू, प्रिंसिपल, इन सब चीजों के साथ ट्रेनिंग्स, इनके साथ बढ़ा जा सकता है। इसके साथ सीखना पड़ता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो जैसी मेहनत करो वैसा परिणाम देता है। कोई मेहनत कर रहा है थोड़ा थोड़ा, 2, 5, 10 हजार आएगा, और जम के मेहनत कर रहा है 10, 20, 25 हजार आएगा, फोकस के साथ लगा है, सीख रहा है तो 50 हजार, 1 लाख आएगा, और लगातार हर चुनौतियों को क्रॉस करते हुए, सीखते हुए, टीम को सिखाते हुए तो सीलिंग भी मारेगा, और 1 सीलिंग, 2 सीलिंग, 5 सीलिंग, जो चाहे उतना पैसा कमा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई यह जानना भी जरूरी है। ठीक, तो ये वो शख्सियत है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। 1934 डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग जो है वो चाइना से यूएसए की यात्रा करते हैं, और उन्होंने ये देखा कि चाइना में उस समय बहुत सारे लोग आयुर्वेदा की पावर और बहुत सारे जो नेचुरल रेमेडीज थे उनकी पावर समझते थे, लेकिन न्यूट्रिशन चाइना में चल रहा था, लेकिन यूएसए साइड पे उस समय उतनी उनको कहना चाहिए कि अवेयरनेस लोगों में नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं यूएसए में जाके शुरुआत करता हूं न्यूट्रिशंस की। तो उन्होंने एक कैलिफोर्नियन न्यूट्रिशंस करके 1934 में यूएसए में शुरुआत की। उसका बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा, तो उन्होंने 1939 में यानी कि 5 साल बाद उसका नाम क्या कर दिया? न्यूट्रीलाइट। और उन्होंने उस समय खूब सारे विज्ञापन, होर्डिंग्स, कई जगह लाखों रुपए खर्च किए, जो उस समय के मतलब आपके हिसाब से करोड़ों रुपए होते। तो उन्होंने खर्चा किया और देखा कि जो कस्टमर उनके पास में आ रहे हैं प्रोडक्ट लेने, वो होर्डिंग से, अखबार से नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो आ रहे हैं जिन्होंने खुद यूज किया और किसी को रिकमेंड किया। तो रिकमेंड किए हुए कस्टमर उनके पास आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं लाखों रुपए खर्चा कर रहा हूं, कहां? विज्ञापन में, होर्डिंग्स में, न्यूज़पेपर्स में, और कस्टमर कहां से आ रहे हैं? किसी ना किसी के रिकमेंडेशन से। तो उन्होंने सोचा पहली बार कि अगर मैं अपने कस्टमर को ही पैसा दूं तो क्या ये और ज्यादा रिकमेंड कर सकते हैं? यस। तो पहली बार उन्होंने 2 लेवल का प्लान दिया कि अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो 2% आपको मिलेगा, और यही नहीं, वो भी किसी को रिकमेंड करते हैं उनका भी 2% आपको मिलेगा। तो पहली बार यहां से नेटवर्क की शुरुआत हुई, 2 लेवल, फिर आगे चल के 3 लेवल, 4 लेवल, और अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में जाना जाता है, जहां पे आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी टीम का इनकम भी ले सकते हैं। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो शुरुआत में कई लोग हाँ ना ये सब करने वाले थे, लेकिन 1971 तक अमेरिका के आसपास डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बोलबाला हो गया। कई कंपनियों ने अच्छे तरीके से शुरुआत की और वो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंची। कई लीडर्स जिन्होंने शुरुआत की वो इस बिजनेस के माध्यम से कई गुना पैसा उन्होंने कमाना शुरू किया, और एक आम आदमी ने मल्टीप्लिकेशन की पावर को समझा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अमेरिका के आसपास ही बिजनेस चल रहा था। 90s का युग आया, 1990, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंप्यूटर्स के युग आए, तो पूरे दुनिया में यह बिजनेस पहुंचा, नेटवर्क की पावर से पहुंची, और तब लोगों ने और इसको बेहतर तरीके से कई देशों में जानना, समझना और शुरुआत की। 30 मार्च एक डेट आती है, 30 मार्च 1996, जब भारत में पहली बार नेटवर्क ने कदम रखा। तो 30 मार्च 1996 को भारत में आए, और कई सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, कई सारे लोग जो है वो मीटिंग, सेमिनार अटेंड करते करते नेटवर्क की पावर को समझा, उसकी अवेयरनेस ली और मल्टीप्लिकेशन की ताकत को समझा, काम करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? जिस कंपनी के थ्रू भारत में नेटवर्क दाखिल हुआ उसके प्रोडक्ट यहां के काम के उस समय नहीं थे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि कार वॉश आता था, तो कार चमक तो जाएगी, कार मस्त साइन करेगी, लेकिन लोग पास कार ही नहीं है 1996 में। तो भैंस नहला रहे हैं, गाय नहला रहे हैं, और कब तक धोएं? हर महीने रिपर्चेस करना है ना? तो फर्श एकदम चमक जाएगी,
लेकिन लोगों के पास फर्श ही नहीं है उस समय। मैक्सिमम लोग एकदम गोबर ओबर लेके प्रॉपर सब, हाँ 1996 में। तो लोगों के काम के प्रोडक्ट नहीं थे, तो इसका कई लोगों ने गलत फायदा उठाया। बोले अच्छा नेटवर्क की पावर तो समझ गए ना, प्रॉब्लम कहां है? प्रोडक्ट में। एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ही हटा देते हैं, प्रोडक्ट हटा देते हैं। तो उन लोगों ने गलत नियत के साथ में ऐसी कंपनियों की शुरुआत की जिसमें पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। तो ये जितनी पूंजी स्कीम थी, जितनी चिट फंड कंपनियां थी, वो गलत नियत के साथ में आई और इससे लोगों का नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस नहीं थी। उनको भी लगा कि प्रोडक्ट भले ना हो, है तो नेटवर्क, जबकि वो नेटवर्क नहीं, वो चिट फंड और पूंजी स्कीम था, मनी रोटेशन था। तो धीरे धीरे करके लोगों में भी अवेयरनेस आना शुरू हुई और जो सही कंपनियां चल रही थीं, उनका टर्नओवर, उनकी ग्रोथ, उनके अंदर लोगों की ग्रोथ, ये सब देख के गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि चिट फंड और पूंजी स्कीम और सही डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस होता है। तो पहली बार 2016 में गाइडलाइंस जारी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के राजपत्र में, और उन्होंने यह बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और पूंजी स्कीम अलग अलग होती हैं। उसके बाद उसको अमेंडमेंट करके 2021 में उसमें थोड़े बदलाव करके डायरेक्ट सेलिंग की पूरी गाइडलाइंस आई गजट पेपर ऑफ इंडिया में। और उसके बाद 2023 में उसमें नेटवर्क शब्द ऐड किया गया, यानी डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क शब्द ऐड करके आज उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की स्पीच का पहली लाइन यह है कि पूंजी स्कीम और चिट फंड कंपनियों से आज डायरेक्ट सेलिंग को अलग कर दिया गया है। स्मृति ईरानी जी की, जो पूर्व महिला विकास मंत्री थी, उनकी स्पीच क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर पता है? आज भारत में, आज पूरी दुनिया में 16 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है डायरेक्ट सेलिंग में, 16 लाख करोड़ का। भारत में इस वर्ष हम 25,000 करोड़ का टर्नओवर कर पाए हैं। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि 2030 तक 2 लाख करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में करके देगी। हमारे मंत्री बोल रहे हैं, इसको लेके गाइडलाइंस आई। यानी कि अब पिछले 25-30 साल की इस जर्नी में, भारत की डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी तो सैकड़ों साल की हो गई है, भारत में इस 20-25 साल की जर्नी में गिरते पड़ते समझते उठते अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहां पे भारत अगले 10 साल में हर सेक्टर में आगे बढ़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग में भी आगे बढ़ेगा। लेकिन सही एजुकेशन, सही सिस्टम, ईमानदारी से काम करना, सही कंपनी में सही लीडरशिप के साथ, सही सीखते हुए, तो ही आप लंबा ग्रोथ कर पाएंगे।